भाइयों कैसे हैं आप सभी मेरे भाई। जीडीएस ट्रांसफर रूल 3 ऑलरेडी सभी लोग जानते होंगे। 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक के अंदर खुशी हो चुकी होगी क्योंकि जीडीएस की ट्रांसफर कहीं ना कहीं फाइनली रिलीज हो चुकी है और टाइमलाइन जारी हो चुका है। लेकिन मेरे भाई बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है क्योंकि आपने थोड़ी सी ये गलती की है और समझ लो कि सीधे आप 6 महीने और साल भर के बाद ही ट्रांसफ़र लेने जा रहे हो मेरे भाई। क्योंकि जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र लेने में बहुत बड़ा बदलाव आए हैं और ऐसे 20 बदलाव आए हैं, 20 ऐसे नियम आए हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समझ लो कि अगर थोड़ी सी भी गलती करे, फॉर्म अगर आपने जाना ना समझा उसको और ऑलरेडी आपने अप्लाई कर दिया और बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। तो इसलिए समय रहते इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना, क्योंकि समझ लो कि हम लोग एक्टिवली काम करते हैं, रोजाना आपके लिए नए कंटेंट लाते हैं। रूल 3 ट्रांसफर की शेड्यूलमेंट तैयार होती है और इसको जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 25 से 1 को आपका वैकेंसी अपडेशंस और ऑनलाइन जो आपको अप्लाई करना है 8 जून से करना है। और बहुत सारे लोगों के सवाल हो गए मन में कि सर जी ये थोड़ा सा बताइए हमको कि आखिर ऐसे कौन से वो 20 सवाल हैं जो कि सभी जीडीएस को जानना चाहिए। तो बिल्कुल मेरे भाई अब मैं क्लियर कर चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। और पहला सवाल है कि व्हाट इज़ द मिनिमम इंगेजमेंट रिक्वायरमेंट फॉर द सीकिंग ट्रांसफर अंडर लिमिटेड ट्रांसफर फैकल्टी जीडीएस। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए लिमिटेड मिनिमम कितने साल का सर्विस पीरियड होना चाहिए। ऐसे जीडीएस जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंतर आते हैं, विकलांग के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा अदर जनरल केसेस, जनरल ट्रांसफ़र जो लेते हैं जनरल माध्यम से, उनको कितना साल का सर्विस होना चाहिए तभी ट्रांसफ़र ले पाएंगे। तो अब देखो मेरे भाई इसका आंसर यहाँ पे विभाग ने खुद दिया है और इसीलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को अंत तक देखना कितना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे ना इसी 20 सवाल से टोटल क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मिनिमम कितनी इंगेजमेंट, अब देखो सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफर बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि नए लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हैं हमारे से। म्यूचुअल मतलब होता है जैसे मान लीजिए सपोज डेट एक जगह एक बीओ ये है और दूसरा बीओ ये है, तो दोनों साथ में कांटेक्ट करने के बाद अगर दोनों की सहमति क्लियर हुई, अगर चाहे वो बीपीएम है चाहे एबीपीएम है, दोनों की सहमति क्लियर हुई कि हाँ भाई आप हमारे बीओ में आ जाओ और हम आपके बीओ में आ जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी सर्कल डिवीजन से है, तो वहाँ पर उस केस में उसको कहा जाता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। मतलब बशर्ते उन दोनों का मतलब क्लियर होना चाहिए सब कुछ, तो आराम से वो म्यूचुअल ले सकते हैं अपने, मतलब वो चला जाएगा उसके जगह पे और वो चल आ जाएगा उसके जगह पे। इसको म्यूचुअल बोलते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए मिनिमम कितना चाहिए ये सवाल सभी को होना चाहिए। तो मिनिमम 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस इंगेजमेंट देख सकते हो विभाग ने क्लियर कहा है। उसके बाद जो विकलांग कैटेगरी पीडब्ल्यूडी फिजिकली वार्ड मतलब में कैटेगरीज में आते हैं, उनको भी 1 साल का ही कंटिन्यूअस इंगेजमेंट होना चाहिए मेरे भाई। इस चीज़ को एकदम क्लियरली रखो। अब देखो अदर केसेस में सभी लोग आ जाते हैं, अमूमन बहुत सारे लोग आते हैं जिसमें 70% ऑफ जीडीएस इसी कैटेगरी में आता है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि इसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए मैं कहूँगा मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो बहुत सारे जीडीएस जो हैं इसी कैटेगरी के आते हैं क्योंकि जनरल ट्रांसफ़र ही सभी लोग लेके जाते हैं अपने नए जगहों पे, ठीक है। म्यूचुअल बहुत कम लोग को मिल पाता है या बहुत कम केसेस में म्यूचुअल कोई लेता है, ठीक है। लेकिन अब जनरल ट्रांसफ़र जो देखो किसको लेना है और कितना मिनिमम ईयर्स होना चाहिए, क्योंकि विभाग इसी को चेंज कर दिया है और ये पिछली बार से ही ऑलरेडी हो रही है। 2 साल होना चाहिए आपके कंटिन्यूअस इंगेजमेंट का, यानी कि जब से आपने ज्वाइनिंग किया है उसके ज्वाइनिंग के तहत ही। मान लीजिए सपोज डेट कोई बच्चा 2024 में ज्वाइन किया है, ठीक है, तो 24 में किस महीने में आप किया है। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आपने जुलाई 2024 से, इस चीज को ध्यान रखना, जुलाई 2024 से पहले किया है, ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ। जुलाई 2024 से पहले अगर आपने ज्वाइनिंग कर लिया है तो मेरे भाई तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मात्र 1 साल के अंदर तुम ट्रांसफ़र लेने जा रहे हो। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद तुमने ज्वाइनिंग कर किया है और ट्रांसफ़र लेना चाहते हो तो मिनिमम तुमको चाहिए 2 साल। और बाकी तो 2025 में जो ज्वाइनिंग किए हैं, 26 में जो ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, उनको तो मिनिमम 2 साल जरूरी है मेरे भाइयों। बाकी आपने क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा सवाल क्या कहती है कि कैन कोई जीडीएस ट्रांसफ़र अंडर पुट ऑफ अगर हो जाता है, पुलिस का कोई केस हो जाता है, तो क्या उस केस में वो ट्रांसफ़र ले लेगा? बिल्कुल नहीं ले पाएगा, क्योंकि जीडीएस देख सकते हो विभाग ने खुद कहा है कि उस केस में उसका ऑलरेडी वो
रिजेक्टेड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई, कोई पुलिस का चक्कर वगैरह या कोई भी आपको कोर्ट केस के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपने लेटर्स वगैरह है या ऐसी कोई चीज़ अगर कस्टमर्स के आपने खराबी की तो बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाने वाले हो। क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब आप पुट ऑफ में आ जाओगे, और पुट ऑफ मतलब आप फिर ट्रांसफ़र ले नहीं सकते हो मेरे भाइयों। ये देख सकते हो, बहुत बड़ी खबर है। थर्ड नंबर है कि क्या कोई जीडीएस ट्रांसफ़र ले सकता है पोस्ट इंगेजमेंट पे? तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई, क्योंकि आपको पूरी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर करनी पड़ेगी, जिसमें जानते हो कास्ट वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जनरल को छोड़ा के ईडब्ल्यूएस हो या आप कोई भी ओबीसी एसटी, तो आपको सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वेरीफाइड होना चाहिए मेरे भाई। एजुकेशनल में भी उसी तरह क्लास 10th का सीबीएसई हो या अदर बोर्ड हो, वेरीफाइड होना चाहिए। उसी तरह पीवीआर तो बहुत मस्ट है, क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारे लोगों का पेंडिंग हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ट्रांसफ़र नहीं मिल पाती है। समझ गए मेरे भाई? तो बिल्कुल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे फोर्थ नंबर है कि क्या कोई जीडीएस, कितनी बार कोई जीडीएस पूरे अपने इंटायर सर्विस में ट्रांसफ़र ले सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये सवाल देखो, तमाम सभी नया जीडीएस अगर जुड़ता है ना, तो उसको भाई उसके मन में तकलीफ होती है और सोचता है कि आखिर कितनी बार ट्रांसफ़र ले सकता हूँ अपने पूरे सर्विस में। 65 साल की जो सर्विस होती है उसको पूरे इंटायर जर्नी में वो कितनी बार ले सकता है? तो देखो याद रखना, मेल जो जीडीएस हैं, जो पुरुष जीडीएस हैं, उनको 2 बार ही चांस मिलता है उनके पूरे इंटायर सर्विस में, और महिला जो हैं उनको मिल जाता है 3 बार, यानी कि आपसे एक अधिक मिलता है मेरे भाइयों। ये इसको याद रखना है। फिर उसके बाद कहा है कि क्या कोई जीडीएस, सपोज डेट मान लीजिए इस साल उसने ट्रांसफ़र ले लिया, ठीक है, तो क्या कितना साल का गैप होना चाहिए अगली दूसरा वाली ट्रांसफ़र लगाने के लिए? अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 2025 में ट्रांसफ़र ले चुका है, तो अब 2025 तो ट्रांसफ़र ले लिया सपोज डैट, तो 2025 के कितने फिर दूसरा वाला ट्रांसफ़र वो आखिर कब लगाएगा, कितने पीरियड्स के बाद? तो उसको मिनिमम 1 ईयर ऑफ कूलिंग होना चाहिए मेरे भाई, यानी कि 1 साल का गैप कंटिन्यूअस होना चाहिए। आप समझ लीजिए सपोज डैट आपको 5 दिन का समय मिलता है, जानते हो ना 4 से 5 दिनों का समय होता है। मान लीजिए आपका नाम आ गया और कैंसिल करने का मन कर रहा है, तो देखो विभाग ने खुद आपको समय दिया है कि 4 से 5 दिन के अंदर आप ले सकते हो ट्रांसफ़र, मतलब अपना कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब जब डेट खत्म हो जाएगा तो कैंसिलेशन नहीं ले सकते हो, ठीक है। बाद में आप फिर कैंसिल करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो वहीं इन्होंने 8 नंबर देखो, इफ ए जीडीएस इज रिलीव्ड ऑन सैटरडे। अब ये सवाल बहुत टॉप लेवल की है। अगर मान लीजिए कोई जीडीएस है, सैटरडे को उसको रिलीव किया जाता है। रिलीविंग मतलब क्या होता है? छोड़ा जाता है नई जगह पे। अब जब वो पहुंचता है पुराने बीओ को छोड़ के नई जगह पे जब पहुंचता है तो उसको रिलीविंग कहा जाता है साथियों। अगर मान लो ऐसा जीडीएस, ऐसा ग्रामीण डाक सेवक भाई है जो शनिवार दिन पड़ जा रहा है, शनिवार के दिन अगर उसको छोड़ा जाता है, ठीक है, शनिवार को के दिन अगर वो 4 रिपोर्ट बढ़ता है, उसका एसडीआई मान लीजिए सैटरडे को भर दिया, ठीक है। अब उसको नए जगह पे पहुंचने में मान लीजिए सपोज डेट वो मंडे को पहुंचता है, तो उसको लीव लेना चाहिए कि नहीं? उस केस में विभाग ने साफ कहा है कि संडे ऑलरेडी जानते हो गेस्टेड हॉलीडे होता है, और उस केस में उसको लीव लेने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। हाँ, अगर बशर्ते 2 से 3 दिन का गैप ले लिया तो उस समय में आपको। उसके बाद इन्होंने कहा कि जीडीएस हुज ट्रांसफर इज अप्रूव्ड हु हैज़ नॉट बीन रिलीव्ड एज ए डिसिप्लिनरी, मतलब ऐसा जीडीएस है, मान लीजिए उसका ट्रांसफ़र हो गया नए जगह पे, ठीक है, और पुराने वाली जगह पे उसने कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन कर दिया है या कुछ उसका केस पेंडिंग है, कोर्ट केस का आदमी, मतलब कोई कोर्ट केस कर दिया है उसके ऊपर, तो उस केस में उसका एक चांस तो नहीं जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा है ट्रांसफ़र चांस विल नॉट बी ट्रीटेड एज अवेलेबल बाय जीडीएस, यानी कि उस केस में उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा और उसका एक चांस ख़त्म भी नहीं होगा, लेकिन उसको जाने भी नहीं दिया जाएगा, वहीं पर रहेगा पुराने वाले जगह पे। देख रहे हो ना। 12 नंबर है हाउ कैन एसटीआई डाउनलोड, मतलब इन्होंने कहा है कि कैसे रिलीविंग और ज्वाइनिंग की रिपोर्ट डाउनलोड किया जा सकता है। तो ऑलरेडी जानते हो रूल 3 का पोर्टल होता है, उससे आप ऑलरेडी डाउनलोड कर सकते हो। 2-2 डिवीजन में आप कर सकते हो क्या? तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई, क्योंकि आपको जानते हो सर्कल में, एक ही सर्कल में अप्लाई करते हो, एक ही डिवीजन में करते हो, वहाँ पर जितने बीओ दिखाता है वहाँ पर अपना करते हो मेरे भाई। है कि जैसे मान लीजिए कोई डाक सेवक के बीपीएम है, ट्रांसफ़र हो गया बीपीएम के पद पे, ठीक है, डाक सेवक लेवल 2 वाला बंदा है और उसने बीपीएम में ट्रांसफ़र ले लिया, तो क्या उसको एकोमोडेशन, जैसे वहाँ का ब्रांच ऑफिस का सब कुछ खर्चा पानी उसी को मैनेज करना पड़ेगा कुछ पीरियड के अंतर्गत? तो बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पे साफ इन्होंने विभाग ने कहा है कि
कम डॉक्यूमेंट अपडेट इज मैंडेटरी फॉर ज्वाइनिंग। तो बिल्कुल मेरे भाई, क्योंकि ज्वाइनिंग के लिए या रिलीविंग के लिए जब पहुंचते हो नए जगह पे तो वहाँ पे 4 रिपोर्ट लगता है, या रिलीविंग के समय भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, भरवाए जाते हैं फॉर्म, और तब जाके तुम, और ये सारे फॉर्म तुमको डिविजनल हेड के माध्यम से मिलता है मेरे भाई। तो कैसी लगी ये वीडियो मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए बेहतरीन तरीके से मैंने कोशिश किया है समझाने की। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहा